pregnant for me. Ooh, I don't need no fairy tale. Once again, we are together to study the same chapter, diversity in living world. Study the enthusiasm which I saw within you. It was marvelous. बहुत ही enthusiasm आप लोग में देखा और बहुत ही अच्छा feedback आप लोग से मिला. Thank you so much. And we will remember the one dialogue of biology today, that energy can neither be created nor be destroyed. ये तो बायोलॉजी का डायलॉग नहीं है सर, क्या बायोलॉजी का डायलॉग बोल रहे हैं? यस, बायोलॉजी का डायलॉग फिजिक्स का डायलॉग ये था कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इन बायोलॉजी वी विल मेक ए न्यू डायलॉग दैट एनर्जी शुड बी क्रिएटेड एंड इट शुड नेवर बी डिस्ट्रॉयड. राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा चुका हूँ. अब ग्रोथ कितने टाइप का है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, intersusception or the second type is your accretion. So first let us know what is intersusception. See, living organisms has a property that it always shows internal growth. लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कहाँ पर होता है? बॉडी के अंदर होता है. क्यों होता है? ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल्स इनसाइड दैट बॉडी. एक जाइगोट कितना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारा सेल डिविजन होके वो एक एम्ब्रियो बनता है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ मटेरियल ही तो हो रहा है. दिस इज नोन एज इंटरससेप्शन. नाउ व्हाट इज एक्रीशन? एक्रीशन क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे एडिशन ऑफ मटेरियल हो रहा था इंटरससेप्शन में, ठीक उसी तरह यहाँ पर नॉन लिविंग आर्टिकल्स में क्या होता है? एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स होगा. कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा था? इनसाइड हो रहा था. यहाँ पर आउटसाइड होगा, आउटर सरफेस में होगा. एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस. नॉन लिविंग आर्टिकल्स इंक्रीज इन साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ सिमिलर मटेरियल्स ऑन देयर आउटर सरफेस. एक माउंटेन को आप एग्जांपल ले लो. माउंटेन में बहुत सारा क्या स्नो गिरा है या फिर बहुत सारा मड गिरा है, सैंड गिरा है, ये वो सब गिर के क्या हो रहा है? उसका साइज में ग्रोथ हो रहा है. वो भी तो ग्रोथ हो रहा है. राइट? यहाँ पर एक क्रिस्टल का हम लोग स्लाइड दिखाएं. ये क्रिस्टल में क्या है? क्रिस्टल्स, एक छोटा सा क्रिस्टल्स, बहुत सारे क्रिस्टल्स, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स को आप ज्वाइन कर दिए, सेम मटेरियल को ज्वाइन किए हो. ज्वाइन करने से आपका क्या हो रहा है? ग्रोथ दिखाई दे रहा है. सो वी कैन फाइंड हियर दैट ग्रोथ इज सीन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग आर्टिकल्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी दिखने के लिए मिलता है और नॉन लिविंग आर्टिकल्स में भी दिखने के लिए मिलता है. सो कैन वी कॉल ग्रोथ एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? नो माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ग्रोथ इज सीन बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो हाउ कैन यू tell it as a defining property of living beings? So it is not a defining property of living beings. Clear? Next method is metabolism. What is metabolism? This is a very important part and this question comes in NEET also. So please do remember, what is the one defining property of all living organisms? It is metabolism. Why it is metabolism? Because metabolism is seen both in all the kind of living organisms, starting from the prokaryotes to eukaryotes. हर किसी में आपको मेटाबॉलिज्म दिखेगा ही दिखेगा. What is metabolism? आपके बॉडी के अंदर हजारों केमिकल्स है और वो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं. जो इंट्रैक्शन आपस में होता है, that sum total of various biochemical reaction occurring inside a cell is metabolism. Clear? Metabolism is seen in anabolism. Metabolism is of two types, that is anabolism and catabolism. दो टाइप का होता है मेटाबॉलिज्म. एक है एनाबॉलिज्म एंड दूसरा है कैटाबॉलिज्म. व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म क्या है? जब बिल्डिंग अप रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिज्म. राइट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. एक एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाता है. राइट? तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्डिंग अप हो रहा है. एक एग्जांपल ले लो फोटोसिंथेसिस का. फोटोसिंथेसिस में क्या है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब मिलके एक नया चीज सिंथेसाइज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो सिंथेसिस हुआ तो क्या हुआ? बिल्डिंग अप रिएक्शन हुआ. दिस इज ओनली कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. ओके, नाउ what is catabolism? Catabolism is completely opposite to anabolism. ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म. जहां पर ब्रेकडाउन रिएक्शन होता है, दैट इज नोन एज
क्या कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट इन डाइजेशन ऑल्सो क्या फूड पार्टिकल्स ब्रेकडाउन हो रहा है। सो दिस ऑल थिंग्स व्हाट जहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का दो टाइप है, वन इज एनाबॉलिज्म एंड द अदर इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप रिएक्शन, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन रिएक्शन। क्लियर। Reproduction, this is also a very important characteristics of living being. Reproduction, the word reproduction, what do you mean by re मतलब फिर से प्रोड्यूस जब होगा, क्या होता है reproduction मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, जब एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा, कहाँ से, एक एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पीसीज। कुत्ता को ही पैदा करेगा, ह्यूमन बीइंग को ही, बेबी को ही पैदा करेगा, वो जानवर कुत्ता को पैदा नहीं करेगा, राइट। सो इट प्रोड्यूसेस सेम काइंड ऑफ स्पीसीज, दैट इज रिप्रोडक्शन। क्या लिखे है देखते हैं स्लाइड में, इट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड, लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ, वही तो बताया मैं, ठीक है। इट इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इंसान विदाउट रिप्रोड्यूसिंग भी जिंदा रह सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं किया तो वो इंसान जिंदा नहीं रहेगा, वो जानवर जिंदा नहीं रहेगा, वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा, ऐसा कुछ है। देयर इज नथिंग लाइक दैट रिप्रोडक्शन शुड हैपन फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ। इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ह्यूमन कपल्स है जो कि बेबी प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे हैं, उसका मतलब क्या, वो उनमें क्या जान नहीं है, दे आर ऑल्सो लिविंग। सो इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन ऑफ नेट वेदर रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट फॉर सर्वाइवल। ये क्वेश्चन आएगा तो क्या बताओगे, इट इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स। इट डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, बट इट इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। कैसे होगा डिफाइनिंग फ्यूचर, आप खुद बताओ। जब रिप्रोडक्शन के बिना भी एक इंसान जिंदा रह पाता है, एक एनिमल जिंदा रह पाता है, हाउ विल वी कंसिडर इट एज एन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ? इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए defining feature of life, rather it can only be distinguished from living and non-living, because only living beings reproduce, non-living beings cannot reproduce. Clear? Two main strategies of reproduction. What are the two main strategies of reproduction? They are asexual and sexual reproduction. What is asexual? पहला चीज asexual में क्या है, याद करो, पहले भी पढ़े हो। एसेक्सुअल क्या है, यूनिपेरेंटल है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बाई पेरेंटल है, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, फर्टिलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटी दिखने के लिए नहीं मिलता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वैरायटी देखने के लिए मिलता है, बिकॉज दो डिफरेंट टाइप के मतलब सेल्स जब कंबाइन करते हैं और एक नया जाइगोट बनता है, तब उसका जो कैरेक्टर्स में, उसका जो लुक में बहुत सारा वेरिएशन होता है, एंड वेरिएशन इज द की प्रॉपर्टी फॉर व्हाट, इवोल्यूशन, right? So this is all about reproduction, and reproduction is not an essential part for survival of individuals. Clear? These are the characteristics of living being. Now, what is homeostasis? This is also a very important point. See, homeostasis और hemostasis, ये दोनों में क्या होता है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है। देखो, स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी मीनिंग बहुत अलग है, राइट। हेमोस्टेसिस, HEMOSTASIS, स्टेसिस मतलब क्या, कि किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। हेमो मतलब क्या है, ब्लड। सो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड को प्रिवेंशन ऑफ ब्लड, राइट, फ्रॉम फ्लोइंग, उसको ही हेमोस्टेसिस बोलते हैं। जब आपका ब्लड को मतलब प्रिवेंशन करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग इज नोन एज हेमोस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस क्या है, इट इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। अगर बाहर का टेम्परेचर सोचो 100 डिग्री है, ठीक है, आपका टेम्परेचर भी क्या 100 डिग्री बन जाएगा क्या,
अगर बाहर का टेम्परेचर 70 डिग्री है, आपका टेम्परेचर भी 70 डिग्री हो जाएगा क्या? नहीं ना। इट्स मेंटेनिंग आपके बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस के कारण आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर भी मेंटेन हो रहा है। जब हम टेम्परेचर के कांस्टेंट मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं, जब होम्योस्टेसिस के कारण एनवायरमेंटल कंडीशन से निर्भर ना होके हमारा बॉडी अपने आप में टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, मेंटेन करके रखता है, तब हम उसको बोलते हैं थर्मोगुलेशन, राइट। और अगर ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है तब हम उसको बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। अगर आयनिक कंसेंट्रेशन या फिर ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, उसको बैलेंस करके रखता है, तब हम उसको बोलेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। क्लियर? मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फेवरेबल इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन suitable for functioning of body organs, this is only homeostasis. Homeostasis क्या है पता चल गया? This is also very important for the net point of view, right? Net point of view. Now what is one more characteristic, that is consciousness. Consciousness, सोचो, this is a very, ये important क्यों मैं लिखा हूँ, important इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिखता है, right? It is awareness of surrounding and response to external stimuli. एक्सटर्नल स्टिमुली को मतलब पहचान पाना, वही तो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कहाँ पर किस किस में है? हर किसी में है। अगर सोचो कॉन्शियसनेस नहीं होता, एक एनिमल या फिर एक ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म अपना खाना को कैसे पहचान लेते हैं? अगर उनमें समझने की शक्ति नहीं होता, उनमें कॉन्शियसनेस नहीं होता, कोई चीज़ों को रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं होता, तो अपने खाना को कैसे पहचान लेते हैं, राइट? सो इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रॉपर मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। स्टिमुली क्या है? स्टिमुली आपका जो भी चीज़, स्टिमुली आपका जो भी चीज़ के कारण आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो आपका स्टिमुली बन जाता है, राइट? स्टिमुली आर परसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स एंड दिस कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में भी हो सकता है, केमिकल में भी हो सकता है, बायोलॉजिकल में भी आपका स्टिमुली को परसीव किया जा सकता है, राइट? द विजिबल चेंज ऑफ रिएक्शन विच an organism produce as a result of applied stimulus is called as response, right? The visible change of reaction which an organism produces as a result of applied stimulus is called as response. अच्छे से समझो, सोचो ये आपका हाथ है, इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, एक गर्म कैंडल लाके लगा दूंगा, तो आप क्या करोगे? फटाक से हाथ निकालोगे। तो जो चेंज हुआ, द विजिबल चेंज और रिएक्शन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस, जो स्टिमुलस क्या है, गर्म कैंडल, वो स्टिमुलस है, वो जब आप ला के लगा दिए, तब आपने हाथ उठाया, तो वही तो आपका रिस्पॉन्स है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्पॉन्स। क्लियर? नाउ प्लांट्स में कॉन्शियसनेस है कि नहीं? प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स में आपका, जैसे हम लोग में सेंस ऑर्गन्स है, नोज, आईज, ईयर्स, ऐसे टंग, हमारा जो 5 इंद्रियां हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं है, डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच एक्सेट्रा। प्लांट्स क्या करते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि लाइट हो गया। एक सनफ्लावर को देखो, सनफ्लावर अपना डायरेक्शन, सनलाइट जिस तरफ है उस तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? इट इज रिस्पॉन्डिंग, राइट? टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट्स, टच एक्सेट्रा, ये सब को प्लांट्स रिस्पॉन्ड करता है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, माइमोसा प्यूडिका। ये क्या है? टच मी नॉट प्लांट भी आप बोलते हो, जिसको हिंदी में छुई मुई भी बोलते हो ना, तो वो भी क्या कर रहा है? आप जब उसको टच करते हो, इट फॉल्स। व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच, राइट? Consciousness especially has a very vital role in human beings because human beings have self consciousness. मैं तब से आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी 15 मिनट हो गया होगा कि 10 मिनट हो गया होगा। आप लोग को मालूम है कि 10 से 15 मिनट तक ही पढ़ाए हैं सर। अगर मैं आपको बताऊँगा मैं आप लोग को 1-2 घंटा हुआ पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोग बिलीव करोगे? आप लोग को घड़ी देखने का ज़रूरत है क्या? 2 घंटा हो गया है क्या बोल के? आप लोग को तो उतना आइडिया है ना कि सर उतना देर तक नहीं पढ़ाए हैं, राइट? दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये बात, और एक बात क्या है, आपको जब भूख लगता है, एग्जाम्पल ले लो, भूख जब लगता है, आपको कोई बताना पड़ता है क्या? भाई तुम्हें भूख लगता होगा,
ये वो कोई बताना नहीं पड़ता, आपका अपने आप पता चलता है कि हाँ मुझे भूख लग रहा है। दिस इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। नेक्स्ट, एडेप्टेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडेप्टेशन क्या है? ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का। एडेप्टेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना बॉडी को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पर एडजस्ट करना, और उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो गया, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, हर कुछ डिज़ाइन उस क्लाइमेट के हिसाब से एडप्ट कर लेना और having special characteristic within them, this is known as adaptation। देखते हैं, पढ़ते हैं। useful inheritable changes in form, function and behavior which enables an organism to adjust well and successfully in its environment। उनके अंदर जो inheritable changes होता है, जो function होता है behavior में, तो ये सब क्यों होता है? ताकि वो वहाँ के क्लाइमेट में एडजस्ट हो सके। तो ये जो चेंजेस हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड बेस्ट एडेप्टेड टू एन एनवायरनमेंट व्हेन इट पोसेस इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट एनहांस इट्स सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग इन दैट एनवायरनमेंट। इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक। जब एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर लेता है, एक अपना बॉडी को मतलब उस हिसाब से जब अडॉप्ट कर लेता है, देन वी कॉल इट, देन देयर इज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, देयर इज मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड देयर इज मोर चांसेस ऑफ ब्रीडिंग इन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो टाइप के एडेप्टेशन होता है। शॉर्ट टर्म में क्या है? कुछ सोचो, एक इंसान या कोई भी एक जगह के लिए सोचो, आप कवर्धा में रहते हो, कवर्धा से आप लोग कहाँ गए? कश्मीर चले गए। यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का क्लाइमेट बहुत डिफरेंस है, राइट। आप जब वहाँ जाते हो तब भी आपका बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है। बहुत ठंड एरिया में चले गए आप सडन, फिर भी आपका बॉडी क्या है? कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपके बॉडी में चेंजेस हो रहा है, right? This appear for a short period to overcome specific stress or in response to a particular season, right? वो लेकिन पूरा कंप्लीटली आपका बॉडी उस क्लाइमेट को एडप्ट नहीं करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या है? दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। आप सोचो, एक जगह से दूसरा जगह चले गए, वहाँ पर शिफ्ट हो गए, कंप्लीटली आप सोचो कश्मीर में ही रहोगे, धीरे 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 क्या होगा? आपका बॉडी में वो टेम्परेचर को, वो क्लाइमेट को एडप्ट करने का बिहेवियर शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाट लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म समझ में आ गया? शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या है? लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन क्या है? दिस शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या है? दिस डिसअपियर एज सून एज स्ट्रेस पीरियड इज ओवर। जब आप कश्मीर से वापस आ गए तब आपका वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या है? दिस आर लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। These are either heritable or acquired and have little role in evolution। शॉर्ट टर्म क्या है? इवोल्यूशन में ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में प्ले करता है। क्यों प्ले करता है? किससे प्ले करता है? सोचो, आप लॉन्ग टर्म में आप जाके एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट कर लिए, फिर आपका जो बेबी कोई प्रोड्यूस होगा, ठीक है, आपका मैरिज हो गया, आपका बेबी जो प्रोड्यूस हुआ, तो वो क्या कवर्धा के क्लाइमेट के हिसाब से प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं, ही विल अडोप्ट द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। जब वो जहाँ गया है वो क्लाइमेट को वो अडोप्ट करेगा, राइट। सो देर इज वी कैन फाइंड एन इवोल्यूशन, राइट। दिस इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। नाउ व्हाट वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग में, ये तो हर किसी को मालूम है, रिपेयर तो होता ही है। अगर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कहीं चोट लग गया आपको, डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स, अब ऑटोमेटिक ठीक होता है। आप कुछ मेडिसिन नहीं लगाने से भी अपने आप कभी कभी ठीक हो जाए। ज़्यादा लेवल में किया तभी आप लगाते हो। सोचो छोटा सा कहीं पर चोट लग गया, आप बिना कुछ लगाए भी तो ठीक हो जाता है। बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव दिस प्रॉपर्टी टू रिपेयर और रीन्यू द डैमेज्ड और लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। व्हाट इज रीजनरेशन? रीजनरेशन क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्या प्रॉपर्टी है? वो अपना बॉडी, अगर टेक द एग्जांपल ऑफ प्लानिरिया के एग्जांपल लेते हैं। अगर उसका बॉडी एक पार्ट में डिवाइड हो गया, बीच में कहीं कट हो गया, तो क्या होगा? एक नया पार्ट फिर से निकल आता है। दैट इज ओनली रीजनरेशन। जब एक बॉडी, व्हेन ए बॉडी रीजनरेट्स इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड इट इज कॉल्ड एज रीजनरेशन, राइट।
तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग बींग्स का। नाउ एजिंग ये तो आप सबको मालूम है कि एजिंग एक इंसान जब पैदा होता है, अपने पैदा होने के पहले ही, पैदा होने का ज़रूरत नहीं है, जब से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, चाहे वो इंसान हो या ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जो भी हो, जब से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ तब से उसका एजिंग शुरू हो जाता है। हमारे एजिंग क्यों होता है मालूम है बेटा, जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद हमारा बहुत सारे हार्मफुल जो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। जो इंट्रैक्शन जब होता है ना, जाइगोट अंदर में बहुत सारे केमिकल जब उनके अंदर इंट्रैक्शन हो रहा है, जब जाइगोट बन गया वहाँ पर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होता है, जो है मेन कारण एजिंग का। ठीक है, तो एजिंग हर किसी में दिखाई देगा और ये कभी वापस नहीं आ सकता है। कोई इंसान अभी 50 इयर्स का हो गया है, वो 20 इयर्स का फिर बनना चाहता है, वो कभी नहीं होगा। इट इज़ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन और डिटोरिएशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर वक्त ग्रो ही करेगा लेकिन इट वोंट कम बैक। दिस स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जेरोंटोलॉजी, और इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेरोंटोलॉजी। मैं जैसे बोला एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ एंड दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल एजिंग, राइट। नेक्स्ट डेथ तो कंफर्म है, हर ऑर्गेनिज्म में डेथ होता ही है। डेथ ऐसा कोई भी एक लाइफ है जिसमें डेथ नहीं है। देयर इज एवरी ऑर्गेनिज्म दोस हु हैज टेकन बर्थ दे हैव टू डाई, right? It is the ultimate termination of function of life. Study of death is thanatology. Study of death को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, thanatology बोलते हैं। और अगर सोचो डेथ नहीं होता, ये हमारा मतलब जो वर्ल्ड में इतने सारे स्पीसीज है, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे टाइप के बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, हर किसी के डिफरेंट स्पीसीज, इतने सारे चीज़ अगर कोई भी नहीं मरते, सोचो क्या होता हाल। धक्का, ये उसको धक्का देता है, वो उसको धक्का देता है, और एक समय आता कि जगह ही नहीं मिलता रहने के लिए। एवरीथिंग, पूरा वर्ल्ड में एक दूसरे के ऊपर हर कोई पूरा लटक के मर जाते हैं, राइट। दिस इज ओवर क्राउडिंग। और रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल भी हो रहा है। रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कैसे हो रहा है, हम लोग कहाँ पर सॉइल में जाके मिल जा रहे हैं, फिर से एक बेबी प्रोड्यूस हो रहा है। अगर कोई नहीं मरता तो बैलेंस होता क्या, इकोलॉजिकल बैलेंस तो नहीं रहता ना। सो डेथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग बिकॉज डेथ इज कंफर्म, इट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ लाइफ। नाउ डेथ आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्लिनिकल डेथ एंड बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ क्या होता है, क्लिनिकल डेथ जब कोई एक इंसान क्लिनिकली डेड, सोचो आप एक डॉक्टर हो, आप कैसे आप बताओगे कि वो क्लिनिकली डेड है। क्लिनिकली डेड हम तब बताएंगे जब किसी का हार्ट बीट स्टॉप हो जाता है, पल्स स्टॉप हो जाता है, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाता है, और प्यूपिल्स डायलेट मतलब प्यूपिल्स, आपका आंख में जो प्यूपिल है उसका ऊपर जब आप टॉर्च मारोगे, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे, कुछ डॉक्टर्स टॉर्च मारते हैं, जब टॉर्च मारते हैं तब क्या होता है, इट रेस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर रेस्पॉन्ड नहीं करता है देन इट इज़ कन्फर्म दैट दे आर क्लिनिकली डेड। और एक चीज़ याद रखना, क्लिनिकली डेड होने के बावजूद एक इंसान जिंदा रह सकता है। बायोलॉजिकल डेथ जब होगा कोई जिंदा नहीं रहेगा, क्यों? बिकॉज बायोलॉजिकल डेथ ये दूसरा टाइप का डेथ है, जो कि उसका मीनिंग क्या है बायोलॉजिकल डेथ का, अगर आपका ब्रेन फंक्शनिंग पूरा बंद हो गया तब हम उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल डेथ। इट रेफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ये इसको दो टाइप में बताया गया है। देखो बहुत सारे टाइप है, यहाँ पर मैं दो एग्जांपल के दिया हूँ। एक बायोलॉजिकल डेथ का एक सिंबल क्या है, पैलोर मोर्टिस। व्हाट इज पैलोर मोर्टिस? पैलोर मोर्टिस मतलब आपके बॉडी का कलर में चेंजेस आता है। मरने के बाद एक इंसान का बॉडी में पेलनेस आ जाता है, दिस इज व्हाट पैलोर मोर्टिस। और एक क्या है, लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस क्या है, सेटिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी। जितना भी ब्लड है पूरा अपने लोअर बॉडी का लोअर पार्ट में जाके जमा हो जाता है, दिस इज व्हाट लिवर मोर्टिस। क्लियर? आज के लिए यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हम और आगे बढ़ेंगे। I hope you all like the video. I am sure that you will be understanding. If any doubts, you can ask me anytime. Thank you so much. Thanks a lot. Dragon for me.